इस विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम कोशिश करते हैं कि मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी एकदम आसान भाषा में समझाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी देश की ताकत और उसके गौरव से जुड़ा होता है। लेकिन इसका जवाब वो अक्सर एक ऐसी डील में छिपा होता है जो सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि एक तरह की कह सकते हैं एक ट्रेनिंग होती है। तो चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प असल जिंदगी का उदाहरण लेते हैं, ब्राजील का। देखिए, साहब का ये जो बयान है ये उस ऐतिहासिक डील की पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसी डील जो सिर्फ कुछ विमान बेचने तक ही सीमित नहीं थी बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ब्राजील सिर्फ जेट नहीं खरीद रहा था, वो खरीद रहा था उस ज्ञान को, उस टेक्नोलॉजी को, जिससे वो भविष्य में खुद ऐसे जेट बना सके और उन्हें और भी बेहतर कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें भी दो बड़ी अलग-अलग बातें हैं। आसान भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है किसी नई चीज को बनाने का ब्लूप्रिंट शेयर करना। लेकिन ये ब्लूप्रिंट भी दो बहुत अलग तरह के हो सकते हैं। और यहीं पर नो हाउ और नो वाई का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, नो हाउ का मतलब है कि आपको ये तो पता है कि कोई चीज कैसे बनानी है, जैसे कोई रेसिपी मिल गई हो। लेकिन नो वाई का मतलब है कि आपको उस रेसिपी के पीछे का विज्ञान पता है, ये पता है कि कौन सी चीज क्यों डाली जाती है। मतलब आप सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं कर रहे, आप एक मास्टर शेफ बन रहे हैं। और देखिए, यही इन सभी हाईटेक डील्स का सबसे बड़ा पेंच है। हर देश नो वाई ही चाहता है, लेकिन कोई भी बेचने वाला देश अपने राज इतनी आसानी से किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो अपने लिए भविष्य का कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करना चाहता। तो सवाल उठता है कि जब इतनी खतरनाक और पावरफुल टेक्नोलॉजी एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही हो, तो ये कैसे पक्का किया जाए कि वो हमेशा सही हाथों में ही रहे? और यहीं से बात आती है सुरक्षा की और उन सिस्टम्स की जो इस जोखिम को संभालने के लिए बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्लू लैंटर्न प्रोग्राम। ये कैसे काम करता है और कैसे ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में जाने से रोकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हथियारों के व्यापार पर नजर रखने वाली एक ग्लोबल जासूस एजेंसी है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी जांच रैंडम नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से टारगेटेड होती है। तो पहले ये देखते हैं कि अमेरिका से जो डिफेंस एक्सपोर्ट के लाइसेंस जाते हैं, वो सबसे ज्यादा जाते कहाँ हैं। जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं, यूरोप और ईस्ट एशिया इसमें सबसे आगे हैं, लगभग 48% और 32%। लेकिन अब जरा ये देखिए कि सुरक्षा जांच यानी ब्लू लैंटर्न की चेकिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है। यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। अब देखिए, अमेरिका का हिस्सा बढ़कर 19% हो गया है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। जो गड़बड़ियां पकड़ी गईं या कहिए जो संदिग्ध मामले मिले, उनमें से लगभग 38% अकेले अमेरिकी महाद्वीपों से थे। याद रखिए, लाइसेंस उन्हें सिर्फ 6% मिले थे, लेकिन गड़बड़ी के मामलों में उनका हिस्सा करीब 40% था। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसे एक असल केस से समझते हैं। एक बार सैटेलाइट के कुछ पुर्जे साउथ ईस्ट एशिया की एक कंपनी को भेजने की अर्जी आई। एंड यूजर के तौर पर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का नाम था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि उस यूनिवर्सिटी में उस नाम का कोई प्रोफेसर ही नहीं है, और वो यूनिवर्सिटी तो मेडिकल की थी, सैटेलाइट से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब पूरा का पूरा एंड यूजर ही फर्जी था। नतीजा, लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया गया। तो ये सौदे इतने जटिल और जोखिम भरे हैं, तो फिर देश इन पर अरबों खरबों क्यों खर्च करते हैं? क्या इसका अर्थव्यवस्था से भी कोई लेना देना है? बिल्कुल है। सैन्य ताकत के अलावा एक बहुत बड़ा आर्थिक तर्क भी है जो जुड़ा है फिस्कल मल्टीप्लायर नाम की एक चीज से। तो चलिए इस आइडिया को जरा खोलकर समझते हैं। ये कैसे हो सकता है कि डिफेंस पर खर्च किया गया 1 रुपया अर्थव्यवस्था को 1 रुपये से ज्यादा का फायदा पहुंचा दे? देखिए, हाल ही में यूरोपियन यूनियन के देशों में एक स्टडी हुई। उससे पता चला कि अगर डिफेंस पर जीडीपी का 1% खर्च बढ़ाया जाए तो जीडीपी में 1.6% तक का उछाल आ सकता है। लेकिन असली खेल टाइमिंग का है। पैसा कब खर्च किया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। स्टडीज दिखाती हैं कि अगर देश में मंदी का दौर हो तो यही खर्च अर्थव्यवस्था को दोगुने से भी ज्यादा ताकत से आगे बढ़ाता है। और अगर अर्थव्यवस्था पहले से ही तेजी से बढ़ रही हो तो इसका असर बहुत कम होता है।
इसका सीधा मतलब ये है कि रक्षा सौदों पर किए गए निवेश से कितना फायदा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि देश की आर्थिक हालत उस वक्त कैसी है। इकोनॉमिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इन बड़े बड़े सौदों से हमने आखिर सीखा क्या? हमने देखा कि ये डिफेंस डील सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं होती, बल्कि लंबी चलने वाली पार्टनरशिप होती हैं। इनका असली मकसद नो हाउ हासिल करना होता है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए लगातार निगरानी भी ज़रूरी है। और हाँ, इसका आर्थिक फ़ायदा भी है, लेकिन वो पूरी तरह से टाइमिंग पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर ये तकनीकी महत्वाकांक्षा, वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक हकीकत के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया में तनाव भी बढ़ रहा है, क्या विश्वास, जोखिम और आर्थिक फायदे का ये नाजुक संतुलन सच में बना रह पाएगा? ये एक ऐसा